नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आज सुबह की शुरुआत महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर के साथ करेंगे। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी हलचल मच गई है। एक बार फिर सत्ताधारी महाविकास आघाड़ी को जोरदार झटका लगा है। विधान परिषद चुनाव में 6 में से आघाड़ी के सिर्फ 5 उम्मीदवार चुनकर आए हैं, वहीं बीजेपी के 5 उम्मीदवार जीत गए। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव में 10 सीटों पर 11 उम्मीदवार मैदान में थे। 10वीं सीट पर कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों के बीच संघर्ष देखने को मिला, जिसमें भाई जगताप को जीत मिली और चंद्रकांत हंडोरे हार गए। हार के झटके के बाद महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने दोपहर 12 बजे गठबंधन की बैठक बुलाई है। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे कुछ समर्थकों के साथ सूरत के एक होटल में हैं। माना जा रहा है कि शिंदे के साथ 20 विधायक हैं। आज दोपहर 2 बजे एकनाथ शिंदे सूरत से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार संकट और गहराया, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एकनाथ शिंदे के साथ 20 विधायक, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे कुछ समर्थकों के साथ सूरत के एक होटल में हैं। माना जा रहा है कि शिंदे के साथ 20 विधायक हैं। आज दोपहर 2 बजे एकनाथ शिंदे सूरत से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो महाविकास आघाड़ी सरकार की सत्ता में शामिल शिवसेना की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उद्धव सरकार को बड़ा झटका क्यों माना जा रहा है? एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग की बात भी सामने आ रही है। साथ ही उद्धव ने गठबंधन की बैठक बुलाई है। एकनाथ शिंदे के साथ 12 विधायक बताया जा रहे हैं कि सूरत से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। साथ ही विपक्ष की बैठक में नहीं जाएंगे संजय राउत। तो ये बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी हलचल से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। एक बार फिर सत्ताधारी महाविकास आघाड़ी को जोरदार झटका लगा है। विधान परिषद चुनाव में 6 में से आघाड़ी के सिर्फ 5 उम्मीदवार चुनकर आए हैं, वहीं बीजेपी के 5 उम्मीदवार जीत गए। गोपी गांगर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, सीधा गोपी से बात करेंगे। गोपी, महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव में 10 सीटों पर 11 उम्मीदवार मैदान में थे। बड़ा झटका यहां पर उद्धव सरकार को एक बार फिर से लगता हुआ नजर आ रहा है। क्या ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए एक बड़ा झटका है उद्धव सरकार को, क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना से 11 कहा जा रहा है कि 11 से ज्यादा विधायक, 10 से ज्यादा विधायक सूरत की मेडिसिन होटल जो है वहाँ पे आए हुए हैं। कल रात कंट्रोल को फोन आया था कि महाराष्ट्र के कुछ विधायक जो है वो सूरत की नए मेडिसिन 5 स्टार होटल है वहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उन्हें सुरक्षा मुहैया करवानी है, किसी को भी होटल के अंदर नहीं जाना। इस तरीके से सूरत कंट्रोल को रात को एक मैसेज दिया गया। उसके बाद रात करीब 2:30 बजे से जो होटल है ले मेरिडियन होटल, उसके बाहर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। 500 मीटर के दायरे में किसी को आना जाना फिलहाल अलाउड नहीं है। हालांकि जो जानकारी मिली है वो जानकारी ये भी मिली है कि बीजेपी का कोई नेता अभी तक उनको मिलने के लिए नहीं पहुंचा। लेकिन सबसे अहम बात अगर कहें तो गुजरात में कल शाम को आज जो गुजरात बीजेपी के जो अध्यक्ष है CR पाटिल, वो सूरत से आते हैं और नवसारी उनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी इलाका है, सूरत के आसपास का जो इलाका आता है वहाँ पे उनकी अच्छी खासी पकड़ है। वहाँ पे इन लोगों को इसीलिए कहा जा रहा है कि सूरत के अंदर लाया गया है। और हालांकि CR पाटिल से इन विधायकों की अभी तक मुलाकात हुई है या नहीं ये तय पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि CR पाटिल ने अपने जितने भी प्रोग्राम शेड्यूल किए थे गांधीनगर में उन सारों को उन्होंने रद्द कर दिया है। CR पाटिल अभी माना जा रहा है कि सूरत के अंदर ही है और ये जो पूरा ऑपरेशन है ये उन्हीं के जरिए फिलहाल इसको किया जा रहा है। साथ ही जो होटल है, होटल के बाहर काफी बड़ी सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए। हालांकि कितने विधायक हैं ये अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है वो यही है कि 21 लोगों का चेकिंग किया गया है। होटल के अंदर 21 लोगों ने चेकिंग किया है। हालांकि विधायक कितने हैं ये जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। पुलिस बल वहाँ पे सुरक्षा जो है वो हैवीली डिप्लॉय कर दी गई है और पुलिस लगातार वहाँ पे हर किसी के आने जाने पर रोक लगाई हुई है। जी गोभी, कुल मिलाकर विधान परिषद चुनाव में शिवसेना विधायकों की क्रॉस वोटिंग की बात से उद्धव ठाकरे के माथे पर
बल आ गया है, नजर आ रहा है। ऐश्वर्या पालीवाल मेरे साथ जुड़ रही है शरद पवार के घर के बाहर से। सीधा ऐश्वर्या के पास चलते हैं। ऐश्वर्या, शिवसेना के दोनों उम्मीदवार तो जीत गए, लेकिन पार्टी में फूट की खबर की वजह से आनन फानन में आज दोपहर 12 बजे दोपहर को एक बैठक बुलाई गई है। इस वक्त अगर बात की जाए, क्या आपको रुख नजर आ रहा है शिवसेना की तरफ से, और क्या ताजा अपडेट इस पूरी खबर पर आपके पास? देखिए प्रफुल्ल पाटिल अभी कुछ ही देर पहले शरद पवार के घर के अंदर गए थे। शरद पवार अंदर हैं, किस तरीके की बातें चल रही हैं ये हमें सूत्रों से थोड़ी देर के अंदर मालूम चलेगा। लेकिन हाँ, एक बात पक्की है, भीष्म पितामह कहा जाता है शरद पवार को पॉलिटिक्स का, यानी कि राजनीति का शरद पवार। कुछ भी हो सकता है। सुनने में जो अभी खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि हो सकता है कि अंदर यही चल रहा हो कि सरकार के साथ क्या किया जाएगा। 12 बजे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सारी निगाहें उसी पर है कि 12 बजे क्या होगा। लेकिन इस समय महाराष्ट्र से भी जो खबरें आ रही हैं, सरकार की स्थिति ठीक नहीं लगती है, और जिस तरीके से आज एक विपक्ष की बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी इलेक्शंस को लेके, उसको लेकर भी अब सुनने में आ रहा है कि पार्टी से लोग नहीं जाएंगे। देखिए गाड़ियां भी अंदर आती हुई आपको नजर आएंगी। रेगुलरली हमने देखा है कि शरद पवार के घर के अंदर गाड़ियां आ रही हैं और जा रही हैं। तो ये सब जो गहमागहमी चल रही है अभी अंदर, वो इसी चीज को लेकर है कि सरकार का क्या होगा। और दूसरी चीज जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि अंदर बैठकर शरद पवार इस समय किस किस से बात कर रहे हैं, और अगले कुछ घंटों के अंदर स्थिति साफ हो जाएगी। बिल्कुल, एकनाथ शिंदे का गुट ठाकरे परिवार से नाराज ऐश्वर्या बताया जा रहा था, और माना जा रहा है कि उद्धव के किले में सेंध लगाने वाले यही है, एकनाथ शिंदे। अरे बारिश हो रही है भाई, हो गया, भूल जाओ। ऐसा ही लग रहा है। देखिए बिकॉज जिस तरीके से रातों रात एमएलए जो है उनको सूरत लेके गया तो उससे साफ लग रहा है कि क्या होने वाला है। और गुजरात के अंदर सरकार किसकी है, गुजरात के अंदर भाजपा की सरकार है, ये हम सब जानते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर 2+2 किया जाए तो लग यही रहा है कि हो सकता है कि आज सरकार गिरने की सी स्थिति हो सकती है महाराष्ट्र में। और ऐसा सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि धीरे धीरे करके हो सकता है कि और एमएलए जो हैं वो भी तो जो है महाराष्ट्र से गुजरात की तरफ जाते हुए नजर आए। देखिए बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, हम फिर भी आपको यहाँ से तस्वीरें दिखा दें। हम ठीक शरद पवार के घर के बाहर खड़े हैं, कुछ गाड़ियां आ रही हैं अंदर, लोग अंदर आ रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल अंदर बैठे हुए हैं। हो सकता है कि शरद पवार भी आज यहाँ से, देखिए एक गाड़ी और नजर आई, ये एक और गाड़ी अंदर जाती हुई हम आपको दिखा दें। ये गाड़ी और शरद पवार के घर के अंदर जाती हुई, तो इससे यही पता चल रहा है कि अंदर भी गहमागहमी चल रही है। कौन जीतेगा कौन हारेगा, सरकार किसकी बनेगी, अगले कुछ घंटे में ये साफ हो जाएगा। बिल्कुल ऐश्वर्या, और विधायकों की क्रॉस वोटिंग की वजह से शिवसेना में भी खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी वजह से आपात बैठक की बुलाई गई है, सबकी नजर इस पर टिकी हुई है। तो आज दोपहर 12 बजे जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधायकों की मीटिंग बुलाई है, कौन कौन उस मीटिंग में शामिल हो सकता है? देखिए ये इस समय कहना मुश्किल है कौन कौन होगा, लेकिन जो बातें अभी स्पष्ट हो चुकी है वो ये है कि हो सकता है कि एकनाथ शिंदे जो 12 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करें वो उसमें भी क्लियर हो। उद्धव ठाकरे खुद महाराष्ट्र के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो महाअघाड़ी सरकार को लेकर ये सब कुछ होगा। और हो सकता है कि शरद पवार जो कि आज दिल्ली के अंदर हैं, घर के अंदर बैठे हैं, यहाँ से सारी मीटिंग ले रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं, हो सकता है कि शरद पवार भी दिल्ली में से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई मीटिंग अंदर बैठ के कुछ ही देर के अंदर हो सकता है कि ऐसा सुनने में आए कि कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई स्टेटमेंट शरद पवार की तरफ से भी आए, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए 2+2 अगर करने की बात हम करें तो गुजरात के अंदर भाजपा की सरकार है, रातों रात एमएलए को सूरत लेके जाया गया, तो इससे स्थिति इस समय कुछ ना कुछ ऐसी लग रही है कि उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार के लिए ये लक्षण जो है इस समय अच्छे नहीं लग रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए एक और बात है कि कांग्रेस के लिए ये स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ राहुल गांधी को आज एक बार फिर से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बुलाया है, तो वहीं पर तख्तापलट हो सकता है महाराष्ट्र में। तो इन सब चीजों को लेके इस समय गहमागहमी चल रही है। बिल्कुल, और जिस तरह से मुंबई की सियासत में हलचल मची हुई है, सीधा मुंबई ही चलते देव कोटक के पास। देव, एमएलसी चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी में मतभेद, एनसीपी और कांग्रेस से शिवसेना विधायक खफा नजर आ रहे हैं, क्या ताजा अपडेट वहां से निकल कर आ रहा है? इस संकट से कैसे उबर पाएगी उद्धव सरकार? जी पहले तो ये बात हमें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि उद्धव ठाकरे की सरकार ने अपने जो विधायक थे उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, उनसे नहीं पूछा कि तुम्हें क्या दिक्कतें हैं या किस प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं। उन्होंने बस ये अज्यूम कर लिया
कि हमारे पास इनका सपोर्ट है, इनका समर्थन रहेगा। लेकिन जैसा कि आपने कल देखा कि एकनाथ शिंदे जो कि कैबिनेट, स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर है और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है, वो कुछ 11 से 12 एमएलएस को लेकर चले गए हैं और इसी 12 वोट जो क्रॉस वोटिंग में गए थे उसी का नुकसान हुआ है इस एमएलसी चुनाव में। तो उस डिफीट या उस नुकसान से उद्धव ठाकरे की सरकार अभी भी जूझ रही है। तो इसलिए हमें ये बात समझनी होगी कि ये जो भरोसा तोड़ा गया है, कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को लगता है कि ये इन एमएलएस ने हमारा भरोसा तोड़ा है, लेकिन इन एमएलएस को लगता है कि उद्धव ठाकरे सरकार ने और जो उद्धव साहब है शिवसेना के बहुत ही सीनियर लीडर और पार्टी के मुखिया, उन्होंने हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, उन्होंने हमारा ट्रस्ट नहीं जीता, उन्होंने हमसे पूछा भी नहीं। तो कहीं ना कहीं मतभेद है, दोनों के बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, इसीलिए उन विधायकों ने बात करना भी जरूरी नहीं समझा। एकनाथ शिंदे के साथ जो गुजरात सूरत के ला मेरिडियन होटल में है, उन्होंने एक बार भी बात नहीं की हमें इस तरह की तकलीफ है। सीधा कल शाम को 7 साढ़े 7 के तकरीबन एक प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट लेकर वो लोग गुजरात चले गए। और गुजरात जो जैसे कि आप जानते हैं कि वहां पर भी बीजेपी की ही सरकार है, तो इसीलिए उनको अपनी सिक्योरिटी या अपने प्रोटेक्शन की कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन उसी दौरान पैरेलली अगर बात करें तो शरद पवार ने भी अभी एक मीटिंग बुलाई है और काफी सारे वरिष्ठ नेता उनके घर पे पहुंच गए, जैसे कि डी रजत हो गए, मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, जयराम रमेश हो गए, एनसी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल हो गए। तो ये नेता, उनकी एक पैरेलल मीटिंग चल रही है और उसी दौरान यहाँ मुंबई में जो मुख्यमंत्री का ऑफिशियल रेजिडेंस है वर्षा बंगलो मलबार हिल में, वहां पर भी अभी एक मीटिंग चल रही है जहां संजय राउत थोड़ी देर पहले ही पहुंचे हैं। तो जिस तरह की डिस्कशंस होगी वो ज्यादातर कल के जो हार उनकी हुई है और उनको धूल चाटनी पड़ी उसको लेकर ही होगा। बहुत ज्यादा विचार विमर्श करेंगे और समझना चाहेंगे कि क्या गलत हुआ और क्या इस पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि देव, ऐसी मैं गलती लौटूंगी आपके पास। देव बने रहिए। एक बार फिर से ऐश्वर्या के पास चलते हैं। शरद पवार के घर के बाहर वो इस वक्त मौजूद है दिल्ली से। हालांकि बारिश भी हो रही है, मुश्किल होगा आपके लिए ऐश्वर्या, लेकिन फिर भी आप क्या तस्वीरें हम तक पहुंचा सकती हैं, क्या ताजा जानकारी वहां से मिल रही है? देखिए, सबसे बड़ी जानकारी ये कि जयराम रमेश अभी कुछ ही मिनट पहले शरद पवार के घर के अंदर जाते हुए नजर आए, तो इससे यही पता चल रहा है कि स्थिति कितनी गंभीर है। कांग्रेस पार्टी के लोग भी धीरे धीरे करके आने लग गए हैं। अब एक तरफ कांग्रेस पार्टी इस बात से परेशान थी कि राहुल गांधी को बार बार एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट बुला रहा है, तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाए और सरकार चली जाए। 12 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है सूरत में, सारी निगाहें उसी पर टिकी है। लेकिन इस समय शरद पवार के घर जहां हम खड़े हैं, यहां पर भी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हिस्सा ले रही है। जस्ट कुछ मिनट पहले हमने देखा कि किस तरीके से जयराम रमेश भी अपनी गाड़ी में बैठकर अंदर गए हैं। तो इस समय बात यही होगी कि क्या करना है, कैसे करना है। और कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि हो सकता है कि और एमएलएस, जो अब तक आंकड़ा आया है कि लगभग 11 एमएलएस हैं, वो आंकड़ा बढ़ने की भी उम्मीद है। लग रहा है कि 12 से 13 एमएलएस धीरे धीरे करके महाराष्ट्र से गुजरात की तरफ जा रहे हैं। ऑलरेडी जो सूरत के अंदर है वो तो है ही, एकनाथ शिंदे जो 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सारी निगाहें उसी पे। जयराम रमेश के अंदर जाने से एक बात तो साफ हो चुकी है, वो ये है कि कांग्रेस पार्टी को भी दिल में दुगदुगी होने लगी है कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ये सरकार गिर जाए और पैरों तले जमीन खिसक जाए। राज्यसभा चुनाव के बाद से शिवसेना के विधायक बेहद सतर्क नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि एक बार फिर से झटका नहीं खाना चाहते, क्योंकि शिवसेना के जो दूसरे उम्मीदवार रहे हैं संजय पवार, वो पहले दौर में आगे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद भाजपा उम्मीदवार से वो चुनाव हार गए। तो एक काफी प्रेशर भी था पार्टी पर। उसके बाद भी ये बड़ा झटका लग गया है। क्या लग रहा है कि अब क्या काट निकालेगी सरकार? क्या काट निकालेगी, ये सब जो समीकरण है वो इस समय अंदर ही चल रहा है। एक शरद पवार जिन्हें कहा जाता है कि राजनीति के भीष्म पितामह हैं, कहां से
क्या निकाल लाएं, किस तरीके से अपनी सरकार को बचा ले, ये सब चीजें अब निर्भर करती हैं कि शरद पवार, जयराम रमेश जो अंदर बैठे हैं वो क्या बातें करते हैं, किस निष्कर्ष पे आते हैं। लेकिन इस समय जो रुख लग रहा है एमएलए का, वो ऐसा ही लग रहा है कि थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर करके हो सकता है कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने की कोशिश जो है वो तो जारी है ही। उद्धव ठाकरे खुद महाराष्ट्र के अंदर कुछ देर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऐसा लग रहा है कि हो सकता है शरद पवार भी अंदर या तो बुला ले सब लोगों को स्टेटमेंट देने के लिए, या खुद कुछ देर के अंदर बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस या घर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र सरकार को लेके हो सकता है कि थोड़ी देर के अंदर हमें देखने को मिले। बिल्कुल ऐश्वर्या, और पार्टी में फूट की खबर के बाद से ही आनन फानन में यह आपात बैठक बुलाई गई है। क्या लग रहा है कि इस बैठक का मुख्य एजेंडा क्या होगा, किन बिंदुओं पर अपनी बात रख सकते हैं उद्धव ठाकरे? देखिए, सबसे बड़ी कोशिश तो ये की जाएगी कि वो विधायक कौन है जो बाजी पलटना चाहते हैं या जो दूसरे खेमे में जाना चाहते हैं। कोशिश यही की जाएगी कि कुछ भी करके उन लोगों को अपनी पार्टी में रखा जाए, उन लोगों को रोक लिया जाए। सबसे पहले कोशिश यही होगी कि एकनाथ शिंदे के साथ उन सभी लोगों का नाम की एक लिस्ट बनाई जाए जो लोग इस समय सूरत में बैठे हैं। क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ ऐसा उनको दिया जा सकता है जिससे कि वो रुक जाएं। इस समय सारा समीकरण जो है वो उसी के ऊपर है। जयराम रमेश का भी यहाँ आना इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, बता रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी ये जानती है कि हो सकता है कि अगले कुछ घंटों के अंदर सब पूरा जो खेल है वो बिगड़ जाए, सब कुछ बदल जाए। क्योंकि देखिए, एक के हारने से पूरा जो समीकरण था वो बिगड़ गया है। बीजेपी के 5 के 5 जीते थे, कांग्रेस का 1 हारा है, जिससे ये साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पीछे का समीकरण चल ही रहा है। और शरद पवार के घर जिस तरीके से एक के बाद एक गाड़ियां आ रही हैं, प्रफुल्ल पटेल ऑलरेडी अंदर बैठे हुए हैं, जयराम रमेश अभी कुछ ही देर पहले अंदर गए हैं, उससे साफ हो रहा है कि कुछ रणनीति शरद पवार भी इस समय कोशिश में है कि कुछ करके, कुछ समीकरण करके इस समय सरकार बचा ली जाए। बिल्कुल, और शिवसेना के सीनियर लीडर है एकनाथ शिंदे, और बीते कुछ दिनों से उनकी नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि पार्टी को बिल्कुल मालूम नहीं था, क्या वो पहले से ये बात जान नहीं रहे थे। लेकिन अब एकनाथ शिंदे गुट जो है वो एक बहुत बड़ी भूमिका में यहां पर नजर आ रहा है। क्या लगता है, क्या वो कर सकते हैं, क्या रुख वो अपना सकते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसके अंदर होती है वो ये है कि लोग कितना मन बना चुके हैं। हमने पहले भी देखा था कि जब सरकारें गिरती हैं तो कहीं ना कहीं जो विधायक होते हैं वो अपना मन बना चुके होते हैं कि हमें किस पार्टी के साथ चलना है। और इस समय जो बातें ध्यान में रखने वाली हैं वो यही हैं कि उन्हें देखना पड़ेगा कि क्या कुछ ऐसा दिया जा सकता है, क्या कुछ ऐसा नया दिया जा सकता है जिसकी वजह से जो विधायक हैं वो रुक जाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम देख सकते हैं। और देखिए, जो महाराष्ट्र में जो सरकार थी, शुरुआत से ही कभी ना कभी ऐसा लगता था कि 6 महीने चलेगी कि 1 साल चलेगी, क्योंकि जिस तरीके से सरकार बनी थी, देखा था हमने किस तरीके से एक समय आया था कि कहा जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस सुबह सुबह चले गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं ही हूं मुख्यमंत्री। और फिर देखा गया कि धीरे धीरे करके कैसे 24 घंटे के अंदर पूरा जो सीन था वो पूरा कैसे पलट गया। तो कहीं ना कहीं हर बार हर विधायक को ये लगता था, दुगदुगी थी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी लगता था कि ऐसा ना हो कि मेरी सरकार आज गिर जाए या कल गिर जाए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है, जिस तरीके से अंदर से भी जो हमें सूचना मिल रही है मलिका, वो यही है कि अंदर इस समय बातचीत चल रही है, लोगों की लिस्ट तैयार की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि लोगों को कुछ भी करके रोका जाए, उनको कुछ ऐसा नया दिया जाए। लेकिन कुछ ही घंटे के अंदर एकनाथ शिंदे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है सूरत में, सारी निगाहें उसी पे टिकी हैं। बिल्कुल, देव से भी इस पर अपडेट ले लेते हैं। देव, एकनाथ शिंदे चुनावी नतीजों के बाद से ही आउट ऑफ रीच है, सोमवार शाम से ही संपर्क के बाहर वो बताए जा रहे हैं और खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं। जी जी बिल्कुल, क्योंकि इस बात की किसी को भी भनक तक नहीं थी, क्योंकि जब कल शाम को वो निकले मुंबई से एक चार्टर्ड प्राइवेट फ्लाइट लेकर तकरीबन 7 से 7:30 के बीच में, और रात के 1:30 से 2 बजे उन्होंने चेक इन किया है। ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि अभी तक 21 लोग ल मेरिडियन होटल में चेक इन कर चुके हैं, जो कि सूरत में है। और रात के 1 से 1:30 बजे के बीच में गुजरात कंट्रोल को भी फोन आया था और बताया गया था कि ऐसे विधायक आ रहे हैं मुंबई से, इसीलिए सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ाई जाए। तो उसी बाबत से लेकिन सारे लोग अभी अंदर ही है, किसी ने मीडिया से बात नहीं की। लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत अहम होगी और आने वाले समय में दोपहर तक हमें पता चल जाएगा कि क्रॉस वोटिंग की वजह क्या थी और क्या वो शिवसेना में ही रहेंगे
या बीजेपी के साथ जुड़ जाएंगे? ये सारे सवालों का जवाब हमें कुछ घंटों में अभी से उसके ऊपर 100% क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर अभी बता दे तो कल के रिजल्ट के नतीजे के बाद लोग काफी खफा है। अंदर ही अंदर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस इस बात पे विचार विमर्श जरूर करेंगे कि क्या गलत हुआ, किसने क्रॉस वोटिंग की, उनकी नाराजगी की वजह क्या थी। महाविकास आघाड़ी सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी या नहीं, इसका सबसे बड़ा सवाल यही है। और उससे बड़ा सवाल एक ये भी है कि एकनाथ शिंदे, अगर आप हमें देव जानकारी दे सके। देव, लौटूंगी आपके पास, ऐश्वर्या के पास चलते हैं। ऐश्वर्या, ये भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि संख्या अभी तक साफ नहीं हो पाई है कि उनके साथ कितने विधायक गए हैं, किस हाल में वो वहां से निकले, किस समय वो वहां से निकले, क्योंकि लगातार तमाम विधायक जो उनके साथ बताए जा रहे हैं वो सब आउट ऑफ रीच हैं। कोई एकनाथ शिंदे से भी संपर्क नहीं कर पाया है। क्या इससे जुड़ी कोई जानकारी आपके पास? देखिए, सुनने में जो आ रहा है वो ये है कि हो सकता है कि जितने विधायकों की लिस्ट अभी तक सामने आई है, लग रहा है कि लगभग 11 विधायक सूरत के अंदर हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि और विधायक महाराष्ट्र से धीरे धीरे करके रास्ता जो है सूरत का बना रहे हैं। तो ये हो सकता है कि जो नंबर लग रहा है कि हो सकता है बहुत कम नंबर हो जो कि गुजरात के अंदर हो, बट ऐसा नहीं है। अब हो सकता है कि वो नंबर धीरे धीरे करके बढ़ जाए। अभी कुछ ही देर पहले सीताराम येचुरी भी शरद पवार के घर के अंदर गए थे। हालांकि हो सकता है कि वो महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार है उससे भी जुड़ी हुई करें बातें, और भी कुछ बातों के ऊपर हो सकता है कि बातचीत चले। लेकिन इस समय जो समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है वो शरद पवार के द्वारा की जा रही है, क्योंकि देखिए जब सरकार बनी भी थी तो सबसे मुख्य जो रोल निभाया था वो शरद पवार का ही था। वही थे जो शिवसेना और कांग्रेस को एक साथ लेके आए थे। तो कहीं ना कहीं सारी निगाहें जो है वो शरद पवार पर ही टिकी हुई हैं। ये देखिए, गाड़ियों का आना और जाना लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लगा हुआ है शरद पवार के घर, ये दिल्ली के अंदर उनका घर है। धीरे धीरे करके गाड़ियां जो हैं आ रही हैं और जा रही हैं। बुलडोजर पर आज सुप्रीम सुनवाई का दिन है। यूपी के प्रयागराज में पत्थरबाजी के आरोपी का घर गिराने के मामले में जमायत उलेमाए हिंद की अर्जी पर 16 जून को सुनवाई हुई थी। तब कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की कार्रवाई कर सरकार ये जताना चाह रही है कि जो लोग, जिन लोगों पर यह आरोप है एक खास समुदाय से बदला निकाला जा रहा है, और संवैधानिक उच्च पदों पर बैठे कई नेता ये लगातार कह रहे हैं कि जिन लोगों ने हिंसा में हिस्सा लिया था उनको ये रिटर्न गिफ्ट दिया जा रहा है। ये भी कहा गया कि एक मकान, एक इमारत तो ऐसी तोड़ी गई जो किसी आरोपी की पत्नी के नाम पर है। लिहाजा ये पूरी तरह से कानून का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है। साथ ही सरकार मनमानी कर रही है। जब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हरीश साल्वे और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें देनी शुरू की तो उन्होंने कहा कि ये सिरे से इस आरोप को खारिज किया कि नोटिस नहीं दिया जा रहा या प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा। जमीयत ने सुप्रीम कोर्ट से बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन 16 जून को हुई इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सीधे तौर पर तो रोक नहीं लगाई, लेकिन यूपी सरकार से 3 दिन में हलफनामा मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार डिटेल में बताए कि उसने हिंसा के आरोपी का घर गिराने से पहले कब नोटिस दिया और किस मजबूरी में बुलडोजर से घर गिराया। कोर्ट ने नियमों का पालन कर कार्रवाई पर जोर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई बार टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का काम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, लिहाजा अगले दिनों में सरकार ये ध्यान रखे कि जो भी बुलडोजर की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है उसमें प्रक्रियागत चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, और साथ ही अगर ध्यान नहीं रखा जाएगा तो सरकार एक्सपोज हो जाएगी। इसके साथ ही कोर्ट ने सीधे बुलडोजर कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई, लेकिन ये जरूर कहा कि सरकार को प्रक्रियागत चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। आज यूपी सरकार की ओर से बताया जाएगा कि उसने प्रयागराज में हिंसा भड़काने के आरोपी जावेद पंप समेत
दूसरे आरोपियों पर नियमों के तहत ही बुलडोजर से कार्रवाई की है। इस बीच प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन पर विपक्ष लगातार योगी सरकार पर हमलावर है। प्रयागराज में, इलाहाबाद में आफरीन फातिमा का घर तोड़ा गया। क्यों तोड़े आप? क्यों तोड़े आपने? उनके वालिद प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए, इसलिए हम तोड़ दिए। कोर्ट तय करेगा। आफरीन फातिमा के वालिद अगर कोर्ट सजा देगा तो उनको सजा देगा। कोर्ट उनकी बेटी को, उनकी बीवी को सजा नहीं देगा। उनके घर को तोड़ने का हुक्म जारी नहीं करेगा कोर्ट। आप बुलडोजर किसी पे चला देंगे, किसी पर भी आप शुरू कर देंगे बुलडोजर, किसी का घर गिरा देंगे। और मैं ये आपसे कह रहा हूं, इस अयोध्या में भी राजा होंगे, उनसे पूछो आपके पास अपने महल के कागज हैं कि नहीं है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे, विपक्ष की बैठक समय से पहले शुरू हो गई है। दोपहर को बैठक शुरू होने वाली थी, लेकिन खबर मिल रही है कि वो बैठक समय से पहले ही शुरू हो गई। राष्ट्रपति चुनाव पर विपक्ष की बैठक वक्त से पहले, ये बड़ी खबर आपको बता दें। लगातार राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों में खलबली है और हर कोई अपनी तरफ से मंथन कर रहा है। उम्मीदवारों को लेकर मंथन जारी है। एनसीपी, कांग्रेस और लेफ्ट के कई नेता इस बैठक में मौजूद हैं। तो लगातार विपक्षी पार्टियां भी मंथन कर रही हैं। उम्मीदवार के नाम के चयन को लेकर माथापच्ची जारी है। 2:30 बजे जो बैठक होने वाली थी वो वक्त से पहले ही शुरू हो गई है। एनसीपी, कांग्रेस और लेफ्ट के कई नेता इस बैठक में मौजूद हैं। ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र में उठापटक के बीच पवार के घर यह अहम बैठक चल रही है। तो एक तरफ महाराष्ट्र की सियासत को लेकर भी हलचल तेज है। राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा के बाद पवार जाएंगे मुंबई। ऐश्वर्या पालीवाल लगातार मेरे साथ जुड़ी हुई है, सीधा ऐश्वर्या के पास चलेंगे और इस बड़ी खबर पर अपडेट ले ले। वक्त से पहले बैठक शुरू हो गई है ऐश्वर्या, जो ताजा अपडेट मिल रहा है, और क्या जानकारी इस बड़ी खबर पर? देखिए, सबसे बड़ा जो समझ में आ रहा है वो ये है कि जो 2:30 बजे बैठक होने वाली थी वो अब चालू हो चुकी है और वो बैठक जो है शरद पवार के घर के अंदर ही चल रही है। हमने देखा कैसे एक के बाद एक करके सारे बड़े नेता अंदर गए हैं। अब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ये बैठक चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा रीजन जो है, जो समझ आ रहा है कि 2:30 बजे से अब लगभग 10 बज रहे हैं। क्यों वो अभी किया जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर लग रहा है कि महाराष्ट्र में कुछ हो ना जाए, और उन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये बैठक चल रही है। देखिए, दो जो नाम शरद पवार और बाकी लोगों ने दिए थे, ममता बनर्जी, शरद पवार, इन सब लोगों ने मिलकर जो नाम सामने दिए थे, दोनों ही लोग मना कर चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला मना कर चुके हैं कि नहीं, अभी तो मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में रहूंगा। वहीं पे महात्मा गांधी के जो पोते हैं उन्होंने भी अपना जो उनका नाम दिया गया था उससे वो पीछे हट गए हैं। तो आज 21 जून को ये बैठक होने वाली थी, जो बैठक अब शरद पवार के घर के अंदर चल रही है। कहीं ना कहीं जयराम रमेश जो है और शरद पवार के बीच में जो हमें समझ आ रहा है वो महाराष्ट्र को लेकर भी इस समय बातचीत चल रही है कि महाराष्ट्र के अंदर क्या होने वाला है अगले कुछ घंटों को लेकर, उस पर भी इस समय अहम बैठक शरद पवार के घर के अंदर। मलिका, बिल्कुल, शरद पवार के बाद फारूक अब्दुल्ला भी पीछे हटे, उसके बाद गोपाल कृष्ण गांधी ने भी विपक्ष का उम्मीदवार बनने से मना कर दिया है। ऐसे में क्या और विकल्प बचता है? क्योंकि लगातार उम्मीदवार के चयन को लेकर एक तरफ जिस तरह से विपक्ष बैठक कर रहा है, उसी तरह से भाजपा ने भी बैठक बुलाई है। देखिए, बैठक इसीलिए बुलाई है ताकि कहीं ना कहीं अब नए नामों के साथ वो सामने आ सके, क्योंकि जो नाम अभी तक विपक्षी दलों ने जो नाम दिए थे वो दोनों ही लोग मुकर चुके हैं। दोनों ही लोगों ने अपने अपने कारण दिए, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम इस रेस का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो लास्ट डेट है, जो कि 25 जून है, जब तक लोगों को अपना नॉमिनेशन भरना है, नाम देने हैं, ऐसा ना हो कि वो डेट आ जाए और विपक्ष के पास कोई ऐसा नाम ही ना हो जो सामने वो लेके आ सके। तो इस चीज को लेकर भी इस समय बैठक चल रही है। और शरद पवार खुद जो है महाराष्ट्र के अंदर जो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके एमएलए की संख्या बढ़ती जा रही है, जो महाराष्ट्र से सूरत का रास्ता जो नापने लग गए हैं वो संख्या भी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं शरद पवार इन चीजों को लेके भी थोड़ा सा परेशान से लग रहे हैं। और ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि हो सकता है कि कुछ ही देर के अंदर शरद पवार दिल्ली से उड़ के महाराष्ट्र पहुंच जाए। उद्धव ठाकरे हैं महाराष्ट्र के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे खुद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे लगभग 12 बजे सूरत के अंदर। तो स्थिति तब स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को लेके भी जो ऑपोजिशन है उसकी स्थिति थोड़ी सी अब बिगड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल ऐश्वर्या, आप पर नजर बनाए रखिए। पारस भी मेरे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, पारस के पास चलते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत को लेकर 3 शहरों में जबरदस्त हलचल है, जिसमें से एक मुंबई है। मुंबई में उद्धव सरकार ने गठबंधन की बैठक बुलाई है। पारस से और जानकारी लेते हैं। पारस, जिस तरह से ये सियासी संकट गहराता जा रहा है, उससे जुड़ी किस तरह की हलचल आप मुंबई में इस वक्त देख पा रहे हैं? संजय राउत के घर के बाहर इस वक्त आप मौजूद है।
मल्लिका, जिस तरीके से मुंबई और महाराष्ट्र में सरकारी जो हालत है, जो सियासी हालत है, वो बेहद ही एकदम बहुत हालात में है। उस हालात के बीच जो है एक खबर पारस में लौटूंगी आपके पास, पारस में लौटूंगी। ऐश्वर्या के पास कुछ अपडेट है, ऐश्वर्या के पास जाएंगे। ऐश्वर्या, क्या अपडेट? देखिए, जो इस समय अपडेट हमें मिल रही है वो यही है कि बैठक जो है वो चालू हो चुकी है अंदर, और समीकरण यही बैठाया जा रहा है कि किन नामों के ऊपर, कौन वो नाम है जिसके ऊपर सारे विपक्ष के लोगों की सहमति बन सके, वो इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है देखना। और कहीं ना कहीं शरद पवार और जयराम रमेश के बीच जो बातचीत चल रही है, वो बातचीत महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार है उसको लेकर भी चल रही है कि किस तरीके से सरकार को बचाया जाए। और दूसरी एक बात जो सामने आ रही है वो ये है कि हो सकता है अगले कुछ ही घंटे के अंदर शरद पवार दिल्ली से उड़ के मुंबई पहुंच जाएं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ घंटे के अंदर सरकार की स्थिति महाराष्ट्र में बिगड़ती हुई सी मल्लिका इस समय नजर आ रही है। दूसरी बात, विपक्ष जो है, विपक्षी पार्टियों को अपना नाम भी देना पड़ेगा, कौन से वो लोग हैं जो जिन पे सहमति बनी है। जो 2 लोगों का नाम दिया गया था वो दोनों ही लोग बैकआउट कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक चीज भी है जो इस समय जो विपक्षी पार्टियां हैं जिनकी अंदर बैठक चल रही है, उनको अभी अगले कुछ घंटों के अंदर कुछ नामों के ऊपर तो सहमति बनानी ही पड़ेगी। मल्लिका, ठीक है ऐश्वर्या, आप नजर बनाए रखिए। एक बार फिर से पारस के पास चलेंगे। पारस, आप अपनी बात पूरी कीजिए और तस्वीरों के माध्यम से भी अगर आप कोई जानकारी पहुंचाना चाहें तो तस्वीरें भी दिखाइए। बिल्कुल मल्लिका, महाराष्ट्र की सियासत में बदलाव जो है वो हो सकते हैं बदलाव, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 15 दिन में सियासत बदली है वो हर किसी को पता है। पहले राज्यसभा इलेक्शन हुए, राज्यसभा इलेक्शन में मुक्की खाई एमवीए गवर्नमेंट ने। उसके बाद लोकल बॉडी इलेक्शन थे, विधान परिषद इलेक्शन जो कल हुए जिसका रिजल्ट आया, उसमें भी फिर एक बार एमवीए गवर्नमेंट ने मुक्की खाई। उसके बाद ये होता है कि जो शिवसेना के सबसे प्रोमिनेंट लीडर्स में से एक माने जाते हैं एकनाथ शिंदे, वो गायब हो जाते हैं। गायब अकेले नहीं होते, 12 लोगों के साथ होते हैं। 12 लोगों के साथ गायब होने के बाद एमएलए 12 उनके साथ थे। 12 एमएलए के साथ गायब होने के बाद सुबह ये पता चलता है कि वो तो सूरत में जाके बैठे हैं उनके 12 एमएलए के साथ साथ। उसके बाद तस्वीर साफ होती है और चीजें जो हैं वो बदलाव की ओर बढ़ती हुई दिख रही हैं। एकनाथ शिंदे के घर पे हम मौजूद हैं। ये उनका प्राइवेट निवास स्थल है जहां पर वो थाने में रहते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में हलचल है उसको देखते हुए अब इस पूरे इलाके की जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ा दिया गया है, क्योंकि हालात बिगड़ सकते हैं। पॉलिटिकल हालात जो है वो महाराष्ट्र में बिगड़ सकते हैं, क्योंकि एक रिबेलियस डिसीजन जो है वो एकनाथ शिंदे द्वारा लिया गया है। इस पूरे मामले पे तस्वीर तब साफ होगी जब 12 बजे सूरत में एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। महाराष्ट्र में किस तरीके की सियासत है, क्या कुछ है, वो बेहद जानना जरूरी हो जाएगा इस समय, क्योंकि बहुत दिक्कतों के साथ एमवीए गवर्नमेंट पिछले 15 से 20 दिनों से गुजर रही है। राज्यसभा इलेक्शन की मैंने बात की, इसके पहले अभी कल ही जो है विधान परिषद के इलेक्शन हुए, उसमें भी मुंह की खाई। उसके बाद अंदर अंदर बहुत सारी दिक्कतें थी। जब इलेक्शन हो रही थी उसमें भी बहुत सारी बातें सामने आ रही थी कि क्या इनके बीच में कुछ तो तनाव है। एमवीए जो गवर्नमेंट है अंदर अंदर ही फूट तो नहीं है, तो फूट जो है अब वो खुल के सामने आ रही है। एकनाथ शिंदे जो बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं, शिवसेना की रीढ़ की हड्डी है वो, और अगर रीढ़ की हड्डी ही टूट के कहीं और जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए वापस संभलना। तो एमवीए गवर्नमेंट इसको किस तरीके से लेगी, किस तरीके से संभालेगी, वो बहुत देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। सबसे महत्वपूर्ण आज के दिन में 2 चीजें रहेंगी, शरद पवार की बैठक और 12 बजे क्या बोलेंगे एकनाथ शिंदे। क्या है मुख्य कारण कि मुंबई से 12 एमएलए के साथ निकल के सूरत जाना पड़ गया है। मुंबई की सियासत में भूचाल आएगा। जो भी होगा, एकनाथ शिंदे जो भी बोलेंगे उसके बाद बदलाव जो है वो तय है। मल्लिका, इस वक्त एकनाथ शिंदे के घर के बाहर हम मौजूद हैं। आप सिक्योरिटी देखिए कि कितनी बीफ्ड अप है, सिक्योरिटी को कितना बढ़ाया गया है। ये शायद संकेत है कि अगर एकनाथ शिंदे कुछ कहते हैं, कुछ बदलाव का संकेत देते हैं, तो क्या शिवसेना भी रिबेलियस होगी, क्या एक्शन हो सकता है, उसका रिएक्शन क्या हो सकता है, उसी के लिए ये सिक्योरिटी बढ़ाई गई है और ये बेहद जरूरी है। बेहद जरूरी 12 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सूरत में होगी मल्लिका, उसके बाद जो है तस्वीरें क्लियर होंगी। बट अभी के लिए हालात मुंबई की सियासत में बेहद ही खराब है। एकनाथ शिंदे के घर के बाहर से पारस तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से जबरदस्त सिक्योरिटी वहां पर बढ़ा दी गई है और किस तरह से दिल्ली में हलचल है, उसकी जानकारी आशुतोष मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए शरद पवार के घर के बाहर से। उनके पास चलते हैं। आशुतोष, शरद पवार ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की बैठक बुलाई थी, लेकिन नए संकट की वजह से बताया जा रहा है कि संजय राउत इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, और क्या ताजा अपडेट, क्या जानकारी वहां से निकल कर आ रही?
सिर्फ संजय राउत ही नहीं बल्कि कई सारे विपक्षी दलों के जो नेता है वो अब नहीं पहुंच पाएंगे। तो जानकारी दरअसल ये मिली कि 2:30 बजे तो बैठक बुलाई थी राष्ट्रपति चुनाव पे, लेकिन उसके पहले ही महाराष्ट्र की राजनीति में खेला हो गया। अब वो ऐसा हो गया कि देखिए कि इस बार जिसको महाराष्ट्र की राजनीति की इस प्रस्तावना में ये जो नया एपिसोड है उसमें ऑपरेशन लोटस माना गया। इस बार कांग्रेस एनसीपी नहीं बल्कि शिवसेना के नेता टूट गए। अब इस संकट में जो आप हमारे अपने सहयोगी को सुना जो कह रहे थे कि देखिए एकनाथ शिंदे रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में वो जड़ है शरद पवार। आखिरी उम्मीद अगर सब तीनों नेताओं को, तीनों पार्टियों की होगी, घटक दलों की, तो वो शरद पवार से ही है कि अगर कोई मैजिक विंड घुमा सकते हैं तो शरद पवार ही घुमाएंगे। तो उनके इस आवास पर, इस जनपथ रोड पर इस समय जो बैठक चल रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, प्रफुल्ल पटेल, डी राजा, सीताराम येचुरी सब लोग पहुंचे हैं। और रात को ही ये तय हो गया कि जो 2:30 बजे की बैठक होने वाली है उसको पहले बुला ली जाए। अब शरद पवार के सामने दोहरी चुनौती, दोहरी चिंता। पहला ये कि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के नाम पर एक साझा उम्मीदवार खड़ा करें, देखें कौन लड़ेगा। लेकिन उससे बड़ी चिंता महाराष्ट्र में हो गई है, जहां उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूमि है, जहां के वो सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं और वो रसूख जिनके नाम पर महाराष्ट्र की राजनीति पहचानी जाती है, उनके अपने गृह स्टेट में अगर इस तरह की संकट हो जाते हैं तो फिर शरद पवार के सामने चुनौती बढ़ती है। और इसीलिए जैसे ये बैठक खत्म होगी शरद पवार मुंबई जाएंगे। अब इसीलिए कहा जा रहा है कि नजर होगी सूरत से। सूरत में एकनाथ शिंदे क्या कहेंगे, क्या वो विद्रोह का औपचारिक ऐलान करेंगे, आगे की रणनीति क्या होगी। एक बार ये तस्वीर साफ हो जाए कितने विधायक उनके साथ गए हैं, तब सबका जो उम्मीद होगी वो शरद पवार पर होगी। उद्धव ठाकरे से जब मुलाकात हो, कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात हो, और ऐसा भी नहीं है कि देखिए यहाँ शरद पवार के घर पर अगर राष्ट्रपति चुनाव पर बैठक हो रही है तो महाराष्ट्र का संकट चर्चा में ना आए। आपके पास एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, उसके बाद आपसे अपडेट लूंगी। राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर मंथन चल रहा है। यशवंत सिन्हा के नाम पर 19 विपक्षी दल सहमत हुए हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है, ये अपडेट आपको दे दें। यशवंत सिन्हा के नाम पर 19 विपक्षी दल सहमत नजर आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है, क्योंकि उम्मीदवार के नाम को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। आज विपक्ष कर सकता है यशवंत सिन्हा के नाम पर फैसला। टीएमसी ने यशवंत सिन्हा के नाम का प्रस्ताव किया था और बताया जा रहा है कि कई पक्षों की तरफ से सहमति बनती हुई नजर आ रही है। अभी दिल्ली में शरद पवार के घर पर बैठक जारी है। आशुतोष, इस पर कोई जानकारी, कोई अपडेट आपके पास? देखिए यशवंत, जब पिछली बैठक हुई थी जो ममता बनर्जी ने बुलाई थी, उस समय लेफ्ट की ओर से एक नाम ये किया गया था कि देखिए कृष्ण गोपाल गांधी का जिक्र किया जाए। लेकिन कृष्ण गोपाल गांधी ने बयान, इसके पहले कि उनको औपचारिक तरीके से पूछा जाता, उन्होंने चर्चा सुनी, बयान ही कल जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए कोई ऐसा चेहरा ले आइए जिस पर ज्यादा कंसेंसस हो। अब तृणमूल कांग्रेस के खेमे से आ गई कि देखिए वो यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बना दे, उनके नाम पर सहमति हो जाए। याद रखें यशवंत सिन्हा का नाम लगातार चर्चा में चल रहा था कि कहीं टीएमसी उनको अपोज कर दे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के चूंकि वो उम्मीदवार बताए जाते हैं, उनकी ओर से खड़े होंगे। उस पर एक असमंजस ये है कि क्या लेफ्ट उनको समर्थन देगा। मैं जब लेफ्ट के नेताओं से बात करता, वो कहते थे वो चाहते थे कोई ऐसा चेहरा आए जिसका सामाजिक योगदान हो या कोई जुडिशरी से आ जाए सुप्रीम कोर्ट। आशुतोष, एक बार फिर से दर्शकों तक ये बड़ी खबर बता दें, ये बड़ा अपडेट दे दें, क्योंकि लगातार विपक्ष की जो बैठक है वो चल रही है, मंथन हो रहा है। जिन जिन का नाम सामने आया लगातार वो नाम पीछे हटते गए, लेकिन अब यशवंत सिन्हा के नाम पर सहमति बनती नजर आ रही है। ये एक बड़ी खबर है। यशवंत सिन्हा के नाम पर 19 विपक्षी दल सहमत नजर आ रहे हैं। आज विपक्ष कर सकता है यशवंत सिन्हा के नाम का ऐलान। ये बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शरद पवार के घर ये अहम बैठक चल रही है। हालांकि ये बैठक आज दोपहर 2:30 बजे होनी थी, लेकिन वक्त से पहले ही ये बैठक हो गई, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से सियासी संकट चल रहा है उसको देखते हुए शरद पवार के सामने ये दोहरी चुनौती। एक पॉलेमी मेरे साथ जुड़ गई है, पॉलेमी ने ये बड़ा अपडेट हम तक पहुंचाया है। पॉलेमी, क्या जानकारी मिल रही है? जी, अभी आपने अपने दर्शकों को बताया होगा कि यशवंत सिन्हा ने ट्वीट करके कहा है कि वो इस तृणमूल कांग्रेस से वो एक तरह से थोड़ा हट रहे हैं, क्योंकि एक लार्जर ऑपोजिशन यूनिटी के लिए वो काम करना चाहता है। ये तृणमूल के साथ बातचीत करने के बाद ही, ममता दीदी के साथ बातचीत करने के बाद ही ये ट्वीट यशवंत सिन्हा का सामने आया। और जब हमने तृणमूल में अपने सोर्सेज से बात की तो उन्होंने कहा है कि यशवंत सिन्हा का नाम तृणमूल प्रपोज करेगी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, और एक हद तक बातचीत हो चुकी है बाकी ऑपोजिशन पार्टीज के साथ। उनका कहना है, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी भी उनके साथ है इस नाम को लेकर। तो उनका कहना है कि हमारे पास पूरा सपोर्ट है सारे ऑपोजिशन पार्टीज का, 19 ऑपोजिशन पार्टीज का, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज की जो फॉर्मल मीटिंग है जो होनी है, अब उस पर भी थोड़ा असमंजस है कि वो फॉर्मली होगी, क्या शरद पवार रहेंगे या उनके गैर मौजूदगी में वो मीटिंग होगी, क्योंकि छोटी जो पार्टीज है वो इस वक्त शरद पवार के घर पर नहीं है, वो पहुंच रही है दिल्ली।